Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And as my obsession grew, I was saving body parts. क्राइम और साइकोपैथी की गुफ्तगू में जब जेफरी डामर का जिक्र होता है तो लोगों के रोंगटे खड़े और रंग फीके पड़ जाते हैं। 2022 में रिलीज़ होने वाली नेटफ्लिक्स सीरीज़ डामर में जब लोगों को उसके खौफनाक मर्डर्स और जुल्म सितम का पता चला तो देखने वाले सिर्फ ये सोचते रह गए कि एक इंसान जो बाहर से इतना शरीफ दिखता है कैसे वो 17 लोगों का कत्ल कर सकता है, वो भी इतनी बेदर्दी से। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने विक्टिम्स का गोश्त तक खा लेना। It made me feel like they were a permanent part of me. पब्लिक जेफरी डामर के जराइम से अच्छी तरह वाकिफ तो थी, लेकिन उसके पीछे वजह शायद नहीं। What makes a person a psychopath? क्या ये पैदाइशी ही ऐसे होते हैं या इनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इनको इस मोड़ पर लाते हैं? और सबसे अहम सवाल जिस पर बहुत से साइकाइट्रिस्ट का अभी भी शक है कि क्या जेफरी डामर एक साइकोपैथ था भी या नहीं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। जेफरी डामर को बड़े पैमाने पर मिल्वॉकी कैनिबल के नाम से जाना जाता था, एक अमेरिकन सीरियल किलर और सेक्स ऑफेंडर जिसने 1978 से 1991 के बीच 17 नौजवान मर्दों का बेदर्दी से कत्ल किया। उसके जराइम में मर्डर, नेक्रोफीलिया और कैनिबलिज्म शामिल थे और साथ ही साथ जिस्म की तकसीम करना। I started saving the skeletons, preserving other parts. ये वो कारनामे थे जिसने पूरी दुनिया को एक सडन शॉक में डाल दिया था। हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इन जराइम के पीछे कौन से मोटिव्स और क्या इंटेंशंस हो सकती हैं। लोगों के कत्ल करने की कई वजूहात हो सकती हैं। वो नफरत भी हो सकती है, अपने किसी माली फ़ायदे के लिए कत्ल किया जा सकता है। लेकिन डैमर जैसी कुछ ऐसी मिसालें हैं जो सिर्फ अपनी तसल्ली और इत्मीनान के लिए कत्ल करते हैं। बिल्कुल, they simply do it because it makes them feel good. What were your fantasies about? They were sexual fantasies of control, power, complete dominance. जेफरी डामर 21 मई साल 1960 को विस्कॉन्सिन स्टेट के शहर मिल्वॉकी में पैदा हुआ। डामर की फैमिली के अकॉर्डिंग उसका बचपन बहुत एनर्जेटिक और खुशहाल था, लेकिन उसके बाद डबल हर्निया सर्जरी की वजह से उसने अपनी रौनक खो दी और लोगों के साथ सोशलाइज करने से भी कतराने लगा। डामर की नौजवानी में जब उसके पेरेंट्स की डाइवोर्स हुई तो उसने स्ट्रेस में आकर हैवी ड्रिंकिंग शुरू कर दी। डामर को बालिग होने पर महसूस होने लगा कि वो एक होमोसेक्सुअल है और उसका एक लड़के के साथ अफेयर भी रह चुका है, जिसके बारे में उसने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताया। और साथ ही उसको एक अजीब सा शौक पैदा हुआ, वो मुर्दा जानवरों में काफी इंटरेस्ट लेने लगा। शुरू में बस कुछ कीड़े मकोड़ों के साथ, लेकिन बाद में बिल्लियों और कुत्तों की लाशों को ये शौक से एनालाइज करता और उनकी हड्डियों को जमा कर लेता। ये वो कुछ अर्ली साइंस थे जिसने सबसे पहले इसके ब्रेन को मुर्दा लाशों से डिसेंसिटाइज किया। डैमर के पेरेंट्स ने इन साइंस को कभी सीरियस नहीं लिया और डैमर की ये फैसिनेशन और ऑब्सेशन किस हद तक जा सकती थी उसका किसी को मालूम नहीं था, और शायद डैमर को खुद भी नहीं। I had fantasies about picking up a hitchhiker and taking him back to the house and having complete control and dominance over him. डैमर ने अपना पहला मर्डर साल 1978 में किया जब उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। उसने एक हिक्स नामी हिचहाइकर को ड्रिंक के बहाने से अपने घर बुलाया और जब उसने अपने घर जाने की जिद की तो डैमर ने उसके सर पर 10 पाउंड का डंबल उठाकर मारा, जिसके बाद उसी डंबल के रॉड से उसका दम घुटा। कुछ हद तक हैरानकुन बात यह है कि डैमर ने उससे अगले 9 साल तक कोई कत्ल नहीं किया। That time, Jeffrey Dahmer joined the army and was sent to Germany. He was eventually discharged for a drinking problem and returned to Ohio. 9 years after Stephen Hicks' murder, the killing began again. लेकिन साल 1987 में जब उसने अपना दूसरा मर्डर किया, बिल्कुल उस पॉइंट पर उसके एक ब्रूटल सीरियल किलर बनने की कहानी शुरू होती है। उससे अब अपनी कंपल्शंस और ऑब्सेशंस कंट्रोल ना हुए और वो विक्टिम्स को एक्टिवली हंट करने लगा, जिसमें से ज्यादातर लड़के उसको गे बार से मिलते थे। I started reading pornography, going to the bookstores. Eventually that led to frequenting the gay bars. One time I brought this young man back to the hotel room, the Ambassador Hotel. Was just planning on drugging him and spending the night with him. I had no intention of hurting him.
डैमर के इन एक्शंस को डिफाइन करने के लिए मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज प्रपोज हो चुकी हैं। अपनी लाइफ में डैमर पहले बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से डायग्नोज हो चुका है। ये दो ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें शदीद सोशल विड्रॉल्स, आइसोलेशन, गुस्सा और साइकोसिस जैसे एलिमेंट्स शामिल हैं। इसके साथ साथ डैमर की अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को मुसलसल सप्रेस करने की वजह से उसे शदीद सोशल आइसोलेशन का शिकार होना पड़ा और ये सब उसके अंदर शदीद साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पैदा करने लगा। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए ये मालूमात काफ़ी है कि डैमर को शदीद कंट्रोल और कंपेनियनशिप की ज़रूरत थी और अपने विक्टिम्स के साथ भी वो उस एक्सट्रीम लोनलीनेस को टैकल करता था। इसके बाद दो ऐसी कंडीशंस हैं जो डैमर की लैक ऑफ एम्पैथी और सोशल डिटैचमेंट को डिफाइन करते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डैमर का कानून की खिलाफ वर्जी करना, समाजी असूलों का मुकम्मल बाइकआउट करना, दूसरों को मुसलसल धोखा देना। दूसरी जानिब साइकोपैथी, जिसमें सुपरफिशियल चार्म, मैनिपुलेशन और हर बात पर झूठ बोलना और किसी किस्म का एहसास, अफसोस या पछतावे का मौजूद ना होना, और ये सब डैमर के एक साइकोपैथ होने को सपोर्ट करता है। कई मॉडर्न साइकाइट्रिस्ट डैमर को एक साइकोपैथ नहीं करार देते। उसकी वजह यह है कि मौजूदा दौर में साइकोपैथी को मेजर करने के लिए हेयर साइकोपैथी चेकलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके 40 पॉइंट्स होते हैं। जो लोग 25 से 35 पॉइंट्स का क्राइटेरिया मीट करते हैं उन्हें साइकोपैथ करार दिया जाता है। सरप्राइजिंगली डैमर की साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में वो सिर्फ 13 पॉइंट्स अचीव कर सका था, जिसका अंदाजा उसके गिरफ्तार होने के बाद इंटरव्यूज में जाहिर हो सकता है। उसके कंपैरिजन में दूसरे मशहूर साइकोपैथ्स जैसे टेड बंडी, रिचर्ड रमीरेज और जॉन वेन गेसी ने 25 से 35 पॉइंट्स अचीव किए, जिसकी बदौलत उनकी साइकोपैथिक नेचर कंफर्म हो चुकी थी। यहाँ हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि किसी के साइकोपैथ होने का मतलब ये नहीं कि वो सीरियल किलर भी होगा, और किसी के सीरियल किलर होने का मतलब ये नहीं कि वो साइकोपैथ भी होगा। दुनिया में ऐसे बहुत से वर्ल्ड लीडर्स हैं जो एक्चुअल साइकोपैथ्स हैं, और उसकी मिसाल हमें जो बाइडन और बेंजामिन नेतन्याहू की शक्ल में नजर आते हैं। लेकिन क्या ये साइकोपैथ्स पैदाइशी तौर पर ऐसे होते हैं या इनको ऐसा बनाया जाता है? इसके जवाब दोनों हो सकते हैं। प्राइमरी साइकोपैथ्स जो पैदाइशी तौर पे ही वायलेंट नेचर के होते हैं, उनके ब्रेन को एनालाइज करके मालूम होता है कि जो एरियाज इमोशंस, एहसास और अफसोस को कंट्रोल करते हैं वो निस्बतन एक आम इंसान से छोटा होता है, और इनके बिहेवियरल एनालिसिस से मालूम होता है कि इनको किसी किस्म की पनिशमेंट से फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ऐसे मर्डरर्स को भी लाइफ टाइम साइकाइट्रिक इंस्टीट्यूशन में रखा जाता है। दूसरी जानिब सेकेंडरी साइकोपैथ्स, ये वो लोग हैं जो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा या दीगर वजूहात की वजह से साइकोपैथ्स बनते हैं, और डैमर की कहानी भी इसी से मिलती जुलती है। डैमर का मुर्दा जानवरों से फैसिनेट होने की वजह से उसमें कैनिबलिज्म की टेंडेंसीज पैदा होने लगी। उसके पेरेंट्स की डाइवोर्स और मदर की मेंटल हेल्थ इश्यूज डैमर के लिए अर्ली लाइफ में ही एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का बायस बन गई। उसके होमोसेक्सुअल होने की वजह से उसको सोशल रिलेशनशिप्स बनाने में दिक्कत हुई और वो जिंदगी से बिल्कुल ही डिटैच हो गया। यही वजह है कि वो अपने विक्टिम्स को मारने के बाद उनके साथ सेक्सुअल एक्ट्स करता था, ताकि डैमर को उनकी तरफ से कभी रिजेक्शन फेस ना करनी पड़े। No, the killing wasn't the objective. I just wanted to have the person under my complete control to do with as I wanted. That's what the motive was. Was there something sexual in the dismemberment of the bodies for you? As time went on, yes, I did get there was a sexual part to that. I started saving the skeletons and preserving other parts, and one thing led to another. It took more and more. Dad, this is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you. I hate you. This is out of control. Don't fuck with me, Jeffrey. I'll kill you. God damn it. Look at this motherfucker. मेक नो मिस्टेक, साइकोपैथी के पीछे चाहे बायोलॉजिकल रीजन हो या सोशल, इस नेचर की वजह से क्राइम करने का कोई एक्सक्यूज नहीं है। पेरेंट्स, स्कूल्स और लॉ अथॉरिटीज को आगाह होना चाहिए कि जब उनके बच्चों में थोड़े से भी वार्निंग साइंस पैदा होने लगे, जैसे गुस्से के दौरान तोड़फोड़ करना, हमेशा कानून की खिलाफ वर्जी करना और हर बात पर ही झूठ बोलना। I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. जेफरी डैमर की कहानी इंसानी तारीख के सबसे भयानक केसेस में से एक है। ये वो केस है जो मुआशरे को बुराई, इंसानी जुल्म और जहनी बीमारियों के बारे में मुश्किल सवालात का सामना करने पर मजबूर करता है। ऐसे केसेस हमें मुस्तकबिल में इस तरह के सानेहात रोकने के लिए अहम मालूमात फराहम करते हैं और इंसानी नफ्सियात को बेहतर समझने में मदद करते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही।
अल्लाह हाफिज़।